नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कथाकार मैत्रेय पुष्पा भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने कथाकार मैत्रेय पुष्पा की कहानियों के खंड 1 पर विचार किया था। आज हम उनकी कहानियों के खंड 2, जिसका शीर्षक रिश्ते है, उनकी कहानियों पर बात करेंगे। इन कहानियों के शीर्षक हैं आक्षेप, संबंध, चिन्हार, कृतज्ञ, बिछड़े हुए, सफर के बीच, भंवर, सहचर, सांप सीढ़ी तथा गुनहगार। आक्षेप कहानी में लेखिका ने इस तथ्य को रेखांकित करने की कोशिश की है कि समाज द्वारा बहुत जल्दी हम किसी भी व्यक्ति की चारित्रिक एक जन्मपत्री को खोलकर रख देते हैं, किंतु कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो व्यक्ति उससे नितांत भिन्न है। इसलिए किसी की भी चारित्रिक समीक्षा करने से पहले हमें सोचना चाहिए। रुकमपुर गांव की रमिया के घर ग्राम सेवक विशाल नाथ आकर रहने लगता है। रमिया परोपकारी है। वह जहां कहीं मौका मिलता है वहां दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ी चली जाती है। शेर सिंह के मात्रहीन दूध मुहे बच्चे को वो पालती है। अपने को लांछित करने वाले लक्ष्मी नारायण का घर जलने से बचाती है। अनाथ आले जाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने गांव में रोककर उनको ममत्वपूर्ण तरीके से खिलाती पिलाती है, सबकी सहायता करती है। किसी का बच्चा बीमार है और उसे पेपर देने जाना है तो वो उसे अपने कंधे पर लाद कर भागती हुई उसे पेपर दिलवाने तक के लिए चली जाती है। कहती है, बेचारी माँ हती अकेली, वो बुखार में परी घबराए रही, सो बाबूजी हम जाए कंधा पे लाए चले आए, पर्चा छूट जातो तो साल बर्बाद हो जाते, हम अबे आए लौटी के। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि ये मेरा काम नहीं है, किंतु ऐसी त्यागमयी, सेवामयी, प्रेम से भरी हुई स्त्री को समाज लांछित करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो उसे चरित्रहीन का प्रमाण पत्र सौंप देते हैं। कारण उसका पति मास्टर था और वो काम के लिए दूसरी जगह पर जाता था, वहीं रहता था। अकेली औरत, पति विहीना, चरित्रवान कैसे हो सकती है? क्यों वो दूसरों के पास जाती है? क्यों वो दूसरों की मदद करती है? क्यों वो दूसरों से हंस बोलती है? समाज को इस बात पर गहरी आपत्ति होती है। गांव प्रधान पति का तबादला करवाने के लिए उससे 5,000 रुपये मांगता है। रमिया तबादला नहीं करवाती। उसे लगता है कि यदि उसके पास इतने पैसे होते तो वह चंपाराम और कुदनिया को कभी भी भूखे नहीं मरने देती, वो उन पैसों को उन्हें दे देती। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अतः लेखिका के अनुसार बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें उस व्यक्ति के विषय में अपनी धारणा का निर्माण करना चाहिए।
संबंध कहानी की गौरी आधुनिक विचारधारा से युक्त नारी है। वे सामाजिक विसंगतियों को अंकित करने के लिए अपने परिवार को केंद्र में रखकर कहानी लिखना चाहती है। इस संबंध में उसका भाई उसके साथ है, उसका पक्ष लेता है और वो कहता है कि जब तुम कहानी लिखोगी, चर्चित होगी, लोकप्रिय होगी, तो हमें कितना गर्व का अनुभव होगा। किंतु वहीं इसकी दूसरी ओर परंपराओं से बंधी उसकी माँ और भाभी उसकी कहानी लिखने पर अपना विरोध अंकित करती हैं। माँ कहती है, बिन्नू, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तुम्हारे पांव पड़े, हमारे घर पर तो मेहर करो। लिखने पढ़ने की ऐसी सार लगी है तो अपने सासरे के मर्दों पर लिखो। बिन्नू चुप हो जाती है। गौरी सोनपुरा और अपने परदादा को केंद्र में रखकर एक कहानी बुनने लगती है, जिसमें बाऊ, फूलमती, काकी, यशपाल की बहू सबके प्रसंगों को वो समेटने की कोशिश कर रही है। दद्दा और काका दोनों विधवा फूलमती के सौंदर्य पर मुग्ध हैं और उसे द्रौपदी की तरह आपस में बांटकर अपने पौरुष पर गौरवान्वित होते हैं। जिस समय गौरी की माँ उनके इस आचरण का विरोध करती हैं, गौरी के पिता निर्लज्जतापूर्ण उसे डांटकर चुप करा देते हैं। वो कहते हैं, हम पुण्य का काम करें, तुम पाप विचारो। हम उसके आदमी को बचाएं, तुम मरने की धमकी दो। वेद पुराणों में क्या लिखा है? आदमी का मालिक ईश्वर है, औरत का मालिक उसका पति है। पति की अवज्ञा करने वाली को घोर नरक मिलता है। अर्थात पति चाहे वैश्यागामी हो जाए, पति चाहे अन्य स्त्री से संबंध रख ले, पत्नी को चुपचाप बिना किसी विरोध के उसका ये आचरण स्वीकार कर लेना चाहिए। कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और गौरी कहानी लिखने लगती है। चिन्हार कहानी समाज में स्त्री के साथ होने वाले अन्याय, उसकी विवशता, पुरुष समाज द्वारा उस पर किए जाने वाले विभिन्न शोषण, इन सबके चारों ओर रची बसी है। सामाजिक जकड़नों परंपराओं में फंसी स्त्री कर्तव्य भावना से युक्त होकर अपनी संतान के लिए विभिन्न कष्टों को निरंतर सहती रहती है। कहानी के मुख्य पात्रा सरजू है। अपने व्यभिचारी पति के स्वभाव से वो परिचित है, किंतु लोक लज्जा के कारण उसका विरोध नहीं करती और चुप रहती है। इतना ही नहीं, एक बार जब उसका पति कारावास भुगत रहा था, तब वो उसे छुड़ाने के लिए दारोगा के आगे गिड़गिड़ाती है और पूछने पर बहुत शांत भाव से उत्तर देती है कि ऐन पतो है दरोगा जी, पर सुनी हुई ये आपने वाह कहावत, राजा की रानी एक, बंदी हजार। मैं जानती हूँ कि चाहे मेरा पति कितना ही बाहर क्यों ना चला जाए, लौट के तो घर ही आएगा। ये एक ऐसा विचार हमारी स्त्रियों के मन में भर दिया गया है शुरू से कि वो कुछ भी हो जाए, वो इसी खुशी में खुश रहने का प्रयास करती हैं कि रात को तो पति घर आ गया,
उसकी हर भूल हम क्षमा कर देते हैं और यही भूल क्षमा करते करते वो अपना जीवन नरक तुल्य बना लेती हैं। अपनी सखी जिया के उच्च शिक्षा के लिए झांसी जाने पर वो उसके दोनों भाइयों को प्रेम पूर्वक भोजन कराती है। इतना ही नहीं, चंद्र प्रकाश के देहावसान के बाद चंद्र प्रकाश की निसंतान बहन विद्या स्वार्थवश गर्भवती सजू को अपने साथ ले जाती है। समय आने पर विद्या नर्स के साथ मिलकर उसकी नवजात बेटी को अपना बताने लगती है। लेखिका की उक्ति है, क्षुधा से व्याकुल कनक जब रो रो कर घर को सिर पर उठा लेती तो सजू की छातियों से दूध की धार स्वयं बह बह कर जमीन पर गिरने लगती। लेकिन यहाँ लेकिन इस बात का सूचक है कि सजू चुपचाप इस अन्याय को सहन कर रही थी कि उसकी बेटी कनक को उसकी ननद विद्या ने उससे छीन लिया है। वो इसी बात पर प्रसन्न थी कि कम से कम वो अपनी बेटी को अपने सामने पलता बढ़ता देख रही थी। इतने पर ही विद्या और उसके पति केदारनाथ को चैन नहीं पड़ता। वो छल पूर्वक सजू की संपत्ति भी हत्या लेते हैं। सब कुछ जानते समझते सजू केवल कनक के लिए चुप रहती है। यहाँ तक कि अपनी बेटी के विवाह के समय भी उसे हार्शे पर रख दिया जाता है। कनक जब विदाई हो रही थी तब अपनी विदाई घर से कराने की जिद करने लगती है और घर आकर सजू के पास आकर कहती है, माँ देहरी पुजवाओ। यहाँ कनक का सजू को माँ कहकर पुकारना और उससे देहरी पुजवाने का आग्रह करना इस बात को सूचित करता है कि कनक भी अपनी माँ के साथ होने वाले अत्याचारों से परिचित थी। लेखिका की अगली कहानी है कृतज्ञ। इस कहानी में लेखिका ने इस बात को बताया है कि कैसे संपन्नता हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। कथानायक अनुपम पैसों की चकाचौंध में रिश्तों के महत्व को भूल जाता है। वहीं उसकी पत्नी वसुधा गांव में रहने वाले रिश्ते के चाचा चाची के उपकारों को कभी नहीं भूलती। वो चाहती है कि अनुपम भी उन रिश्तों को उसी तरह से अपनत्व दे, आदर दे जैसे बचपन से देता आया था, किंतु उसे लगता है कि अब ये संबंध व्यर्थ है। वो सोचती है कि स्व हृदय संवेदना को चीरता महानगर का वैशाला दूषित प्रभाव और आपाधापी की निस्सीम दौड़ का सतत संयोजन कब अनुपम के मन को रेतीला रेगिस्तान से कर गया पता ही नहीं चला। महानगरीय चकाचौंध, आपाधापी, भागदौड़, इन सब के बीच नायक लगातार उन संबंधों से अपने आप को अलग करता जा रहा था जिससे अब उसे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता। अनुपम कुछ जमीन खरीदना चाहता है और उसकी किश्त चुकाने के लिए कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं और वह मथुरा बैंक पैसे निकलवाने के लिए जाता है। बैंक में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए पैसे उपलब्ध नहीं होते। अनुपम चिंताग्रस्त हो जाता है
समय पर किश्त नहीं भरी तो अब तक दी गई सभी किश्त बेकार चली जाएंगी और जमीन भी हाथ नहीं आएगी। वो भी ये सब सोच ही रहा था, इसी ऊहापोह में था कि गांव के समीप में रहने वाला उन्हीं चाचा चाची का पुत्र मुरली उसकी सहायता करने के लिए दैवयोग से उपस्थित हो जाता है। अनुपम की पत्नी वसुधा को पुरानी घटना याद आ जाती है, जब मुरली के पिताजी अस्वस्थ थे और वह अनुपम से सहायता मांगता है, किंतु वह मना कर देता है। धन आने पर जिन लोगों को अनुपम अपने साथ बैठने योग्य भी नहीं समझ रहा था, वो ही मुरली और उसकी माँ अपने साथ किए गए अनुपम के अपमान को ना केवल भूल जाते हैं, आगे बढ़कर उसकी सहायता करने लगते हैं। वहां से विदा होते हुए अनुपम मुन्नी के लिए 100 रुपए देता है और मुरली से कहता है कि दिल्ली आना तो जरूर आना। यही आज का मित्रों सत्य है कि जब दूसरे पर दुख आता है तो व्यक्ति अपने हाथ झटक कर एक कोने में खड़ा हो जाता है, और जब स्वयं पर संकट आता है, अपने पर कष्ट आता है, तो हम सबसे मीठा बोलने लगते हैं। कहानी बिछुड़े हुए। इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि पुरुष अपने झूठे अहंकार और स्वार्थ के कारण अपनी जिम्मेदारियों से कई बार भाग जाते हैं, किंतु स्त्री, जिसे सामान्यतः अबला माना जाता है, वह परिस्थितियों से टकराती है, जूझती है, संघर्ष करती है और अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर जीवन मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। चंदा अपने पति सुग्रीव के साथ गंगा नहाने के लिए जाती है। कुछ दिन वहां रहने के बाद सुग्रीव चंदा को बिना बताए वहां से गायब हो जाता है। कालांतर में वह साधु बनकर स्वामी सतानंद के रूप में उसी गांव में जब वापस आता है, उस समय चंदा की बेटी मंगना का विवाह निश्चित होने के कारण विवाह की तैयारियां चल रही थीं। सदानंद गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सोचने लगते हैं कि कितने अच्छे अवसर पर वो यहाँ आए, आज बेटी का कन्यादान कर पुण्य कमा वो बेटी ऋण से मुक्त हो जाएंगे। किंतु उन्हें देख चंदा विचलित नहीं होती, उन्हें बुरा बुरा भी नहीं कहती, ये भी नहीं कहती कि आज तुम जिस मंगना के विवाह में कन्यादान करने की कल्पना मात्र से खुश हो रहे हो, उसी मंगना की बाल्यावस्था में तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। वो उन्हें चुपचाप अनदेखा कर देती है और मंगना से कहती है, मंगना बेटी तू यहाँ, घर में इतना काम फैला है, इस गांव के आदमी तो बावरे ठहरे, जो भी साधु आता है उसे ही तेरा पिता, और कहकर घर के अंदर चली जाती है। संग्रह की अगली कहानी है सफर के बीच। व्यक्ति के सफल होते ही जो लोग अब तक उसकी उपेक्षा कर रहे थे, वो उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। मधुमक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। कहानी के में बेरोजगार गिरिराज से उसका भाई रघु और भाभी सीधे मुंह तक बात भी नहीं करते, किंतु जैसे ही उसकी नौकरी लगती है, सब उसे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं, सम्मान करने लगते हैं और धीरे धीरे करके अपने काम उससे निकलवाने लगते हैं। गिरिराज का परिवार
आर्थिक दृष्टि से विपन्न था। मां की मृत्यु के बाद उसके घर की हालत और भी खराब होती चली गई, क्योंकि अपनी मृत्यु से पूर्व मां किसी ना किसी तरह घर का खर्च और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए हुए थी। उनकी मृत्यु के बाद गिरिराज ट्यूशन करने लगता है और उससे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गिरिराज और हेमंती एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, किंतु नौकरी ना होने के कारण जहां एक तरफ गिरिराज के मन में संकोच था, वहीं हेमंती के माता पिता भी उसे अपना दामाद बनाने के पक्ष में नहीं थे। हेमंती उसे परिश्रम कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हेमंती के अभिभावक इस बात के लिए भी तैयार नहीं थे कि गिरिराज जब नौकरी कर लेगा तब वो उसका विवाह उससे कर देंगे। वो दबाव डालकर हेमंती का विवाह अन्यत्र करना चाहते हैं। अतः तंग आकर हेमंती आत्महत्या कर लेती है। गिरिराज आईएएस अधिकारी बनता है। सभी उसके पद का लाभ उठाना चाहते हैं। लेखिका ने लिखा है, ओहदे के मोहजाल में फंस संबंधी उसके निकटतम खिसकने की प्रतिस्पर्धा में लगे थे। रिश्तेदारियों के टूटे तंतु तेजी और मजबूती जोड़ने लगे। गिरिराज अपनी बहन, अपने भाई की बेटी का विवाह करवाता है, किंतु स्वयं हेमंती के ना रहने पर विवाह ना करने का निश्चय लेता है। अपने पिता के बार बार कहने पर वह सुमन से बिना दान दहेज लिए विवाह करना स्वीकार करता है। बाद में जब गिरिराज के भाई और भाभी उस पर और अधिक लोगों का काम कराने का दबाव डालते हैं, तो वो उन्हें सीधे सीधे मना करके उनसे अपने संबंध समाप्त कर लेता है। भंवर कहानी में लेखिका ने ये बताया कि पुरुष के मोह जाल में फंसकर स्त्री किस प्रकार से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पीड़ित होती है और दुख की भागी बनती है। नायिका विरमा इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। अपने ससुराल पक्ष के माध्यम से लगातार प्रताड़ित होते कारण बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं और इसलिए वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके आ जाती है। पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर वो पुनः अपनी ससुराल जाती है और वहां अपने को ही दोषी मानने लगती है। वो सोचती है, 4 बर्तन होते हैं तो बचते खटकते ही हैं। अब केशव भी किसकी कहे, 2 पाटों के बीच में पिसता रहता है। दांतों के बीच जीभ की नाई हालत है उसकी। दूसरी जोरू काहे को झेलेगी मां संघार। और इस प्रकार से अपने आप को ही दोषी मानकर वो वहां रहने का निश्चय कर लेती है। केशव की दूसरी पत्नी सुमन चालाक है। वो घर में कलह ना हो इसलिए जानबूझकर अपने पुत्र के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी विरमा को दे देती है। भोली भाली विरमा इस जिम्मेदारी को पाकर खुश हो जाती है।
उसे लगता है कि कितना बड़ा मुझ पर दायित्व सौंपा है। बच्चे के विवेकशील होने पर सुमन अपने बेटे को वापस ले लेती है और विरमा को घर की जिम्मेदारियां दे देती है। अब दोनों पत्नियों में लगातार कलह होने लगता है। मानसिक तनाव से जूझती विरमा का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में पड़ी विरमा जहां केशव से 2 मीठे बोलों की अपेक्षा कर रही थी, वहीं केशव प्रोफेसर के स्कूटर से टकराई अपनी बीबी की चिंता ना कर प्रोफेसर से पैसों के लिए समझौता कर लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन कहानियों में लेखिका ने समाज में नारी को किस तरह से निरंतर प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से उस पर अन्याय किया जाता है, इसे समझाने के साथ साथ उन्होंने इस बात को भी बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है जिसे ग्रहण करके स्त्री चाहे तो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है, वो नौकरी कर सकती है, अपने अधिकारों को जान सकती है और इस प्रकार से एक सुचारू जीवन जी सकती है। अपने अगले वक्तव्य में हम अगली कहानियों के विषय में चर्चा करने के साथ साथ खंड 3 और 4 की कहानियों के बारे में भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।